मध्य प्रदेश के चंदेरी के पास एक छोटा सा कस्बा शानगढ़, जिसमें आज रात मातम छाया हुआ था। राजीव और निशा, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, आज उनका रिसेप्शन था। पर शहनाई की गूंज दुख और तकलीफ में उस वक्त बदल गई जब रात को 2 बजे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग आवाज का पीछा करते हुए भागते हुए ऊपर गए तो उन्होंने देखा आवाज दुल्हन के कमरे से आ रही है। और जब उन्होंने दुल्हन का कमरा खोला तो जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। जमीन पर दूल्हे के जीजा की लाश पड़ी थी और दुल्हन कोने में खड़ी थी चुपचाप। जब दुल्हन से सबने पूछा कि आखिर ये हुआ क्या, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ी रही। फिर हिम्मत करके उसका पति राजीव आगे आया। जैसे ही उसने दुल्हन को छुआ, वो जोर से चिल्लाई और एकदम से पलटकर राजीव पर टूट पड़ी। दुल्हन का चेहरा जला हुआ और एकदम काला पड़ चुका था, मानो दुल्हन नहीं कोई चुड़ैल हो। दुल्हन को ऐसी हालत में देखकर सब बहुत डर गए थे, क्योंकि ये घर की तीसरी मौत थी जो पिछले 2 महीने में हुई थी। राजीव और निशा की शादी को 2 ही महीने हुए थे, पर राजीव निशा को 5 साल से जानता था। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन की ये हालत हो गई और घर में एक के बाद एक मौत होती गई। 25 दिसंबर 2011 आज राजीव और निशा की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। निशा बहुत ही सुलझी हुई और हंसमुख लड़की थी। उस जैसी बहू पाकर सब बहुत खुश थे। सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर निशा ने नए घर में अपना पहला कदम रखा। शादी के 3-4 दिन तक तो सब सही रहा। निशा सारा घर का काम करती और सब लोग निशा की बहुत तारीफ करते। पर उसके बाद अचानक से निशा का बर्ताव बदल गया। वो अब चुप चुप सी रहने लगी थी, ना किसी से बात करती और ना ही अपने कमरे से बाहर आती। सबको यही लग रहा था कि नई दुल्हन है, शर्मीली होगी, धीरे धीरे घुल मिल जाएगी। एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, पर एक चीज थी जो उन्हें अटपटी लग रही थी। निशा, जो कि एक दुबली पतली लड़की थी, आज वो खाना खाए ही जा रही थी। जिस स्पीड से वो खाना खा रही थी, मानो कई सालों की भूखी हो। राजीव की माँ बोली, बेटा आराम से खाओ, जल्दी क्या है। पर निशा ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो खाती रही। और देखते ही देखते उसने 4 लोगों का खाना अकेले ही खत्म कर दिया। राजीव और उसकी माँ एक दूसरे को देखते ही रह गए। निशा का देवर कमल, जो कि एक चंचल स्वभाव का लड़का था, उसकी नजर अपनी भाभी पर अच्छी नहीं थी। वो दिन भर भाभी से मजाक करता और भाभी के साथ छेड़खानी करता, पर निशा को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अक्सर वो मजाक मजाक में निशा को यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता, तो निशा बहुत गुस्सा हो जाती। निशा ने कई बार गुस्से से उसको झड़क भी दिया था, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। निशा ने इस बारे में अपनी सास को भी बताया, पर सास भी उसे बच्चा कहकर टाल देती थी। एक रात निशा ने कमल को फोन किया और बोली कि आप छत पर आ सकते हो क्या, मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपकी। और कमल खुशी खुशी छत पर चला गया। अगले ही पल कमल की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई और वो छत से सीधा जमीन पर जाकर गिरा। सब लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा तो कमल दम तोड़ चुका था और निशा छत से नीचे देख रही थी। निशा ने सबको बताया कि कमल का पैर फिसल गया। निशा ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं बचा सकी। भाई के जाने के बाद निशा की ननंद नेहा को निशा से नफरत हो गई। वो हमेशा यही बोलती रही कि मेरी भाई की मौत की जिम्मेदार ये औरत ही है। नेहा, जो कि दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, वो शुरू से ही अपनी भाभी से ईर्ष्या करती थी, पर अब उसकी ईर्ष्या नफरत में बदल चुकी थी। वो दिन भर अपनी भाभी पर ताने कसती रहती और बोलती, इसको बहुत घमंड है अपनी सुंदरता का, एक दिन इसका घमंड मैं जरूर निकालूंगी। नेहा की माँ भी उसे समझाने की कोशिश करती कि बेटा, भाभी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता, तुम भाभी से लड़ाई मत किया करो। पर नेहा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी मौका मिलता वो निशा के पास जाती और उस पर कोई ना कोई ताना कस के आती। उसने निशा की जिंदगी नर्क बना दी थी, पर निशा कभी भी उसे पलट कर जवाब नहीं देती। एक दिन दोपहर के समय सब लोग जब घर से बाहर गए हुए थे, तब राजीव के पास अचानक निशा का फोन आता है। तो निशा फोन पे बहुत घबराई हुई थी। राजीव ने पूछा, निशा क्या हुआ, बताओ मुझे। निशा बोली, घर में आग लग गई है, आप जल्दी आ जाओ। जब राजीव और उसके साथ सब लोग आनन फानन में घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका आधा घर जल चुका था। पड़ोसियों की मदद से सबने मिलकर जैसे तैसे आग बुझाई, पर वो लोग नेहा को नहीं बचा सके।
घर पर उस वक्त निशा और नेहा सिर्फ 2 लोग ही थे। निशा का कहना था कि नेहा के कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई और नेहा उसी में झुलसकर मर गई। घर में एक के बाद एक 2 जवान मौत होने से सबका हौसला टूट गया था। अब घर में पूरे दिन एक चुप्पी सी रहती थी। निशा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती और अब कोई किसी से बात नहीं करता था। आज निशा की सास किचन में अकेले काम कर रही थी। निशा ने बोला था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। पर सास को जब काम करते हुए किचन में लाइटर नहीं मिला तो उसने निशा को आवाज लगाई, पर कोई जवाब न आने पर सास उसके कमरे में गई और जो उसने देखा वो देखती ही रह गई। निशा मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी और मिरर में निशा नहीं, कोई दुल्हन खड़ी थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। जैसे ही निशा ने अपनी सास को देखा, उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर सास बहुत डर गई। वो अपने बेटे राजीव के पास गई और उसे सब कुछ बताया। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, माँ आप तो दिन में भी सपने देखने लगी हो, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप आराम करो, किचन में काम मैं कर लूंगा। उसने अपनी माँ की बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। हर घटना के बाद निशा चालाकी से अपना बचाव करके वहां से निकल जाती थी, पर आज राजीव के जीजा की मौत के बाद सबने निशा का असली चेहरा देख लिया था। सब समझ गए थे ये निशा नहीं कोई और है। कुछ लोग तो ये भी बातें बनाने लगे थे कि हम तो दुल्हन के वेश में चुड़ैल ले आए हैं, ये हम सबको मार डालेगी। और कुछ लोगों का कहना था कि दुल्हन पर किसी ने काला जादू किया है, हमें इसको ठीक करवाना होगा, नहीं तो ये सबका नाश कर देगी। तो सबने आपसी सहमति से गांव के मान्य तांत्रिक अघोरी बाबा को बुलाया। जैसे ही बाबा ने घर में प्रवेश किया, वो प्रवेश करते ही बोले, इस घर में कोई काली आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली है। पर राजीव का परिवार 6 महीने पहले ही इस घर में शिफ्ट हुआ है, तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। बाबा ने पूजा पाठ शुरू किया और दुल्हन को बांधकर सामने बिठाया। जब बाबा मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो दुल्हन जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बाबा चला जा यहाँ से, मार डालूंगी तुझे। पर बाबा उससे डरने वाले नहीं थे। बाबा उससे लगातार पूछ रहे थे, बता कौन है तू, क्यों आई है इस घर में, क्या नाम है तेरा। बाबा के लगातार बढ़ते तप से वो मजबूर हो गई और उसे बोलना पड़ा और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम रागिनी है। वो इस हवेली में 15 साल पहले दुल्हन बनकर आई थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था, तो वो 6 महीने में एक बार ही आया करता था। यहाँ वो सास ससुर और जेठ जेठानी के साथ रहा करती थी। वो बोली उसका जेठ बहुत दारू पिया करता था और दारू पीकर अपनी बीवी के साथ मारपीट करता। उसके जेठ की रागिनी पर भी गंदी नजर थी। वो अक्सर मौके की तलाश में रहा करता था। रागिनी ने इससे परेशान होकर अपनी सास को सब बता दिया था, पर सास जेठ का ही पक्ष लेती और रागिनी को ही डांटती कि तू अपने कमरे में रहा कर, तू क्यों आती है बाहर। फिर ऐसे ही दिन कटने लगे। फिर एक दिन जब सास ससुर किसी काम से मार्केट गए हुए थे, तो जेठ मौका पाकर रागिनी के कमरे में चला गया और उसके साथ दरिंदगी की। और जब रागिनी ने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उस जेठ ने उसका गला दबाकर उसकी वहीं जान ले ली और उसकी लाश को घर के आंगन में ही दफन कर दिया और पूरे गांव में ये बताया कि दुल्हन भाग गई है। और उसकी बात पर सबने यकीन भी कर लिया। तब से रागिनी की आत्मा इसी घर में है। जो भी इस घर में नई दुल्हन बनकर आती है, रागिनी को उसमें अधूरा ख्वाब दिखाई देता है और जो भी उस दुल्हन पर गंदी नजर डालता है उसे वो जान से मार देती है। रागिनी की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ में आ गया कि घर में 3 मौत कैसी हुई हैं और इनके पीछे क्या वजह थी। तो बाबा ने अपना हवन पूरा किया और सब लोग मिलकर आंगन में गए और वहां खोदना शुरू किया। जब उन्होंने 10 फीट तक खोदा तो रागिनी की बात सच निकली। वहां पर उन्हें एक लाश मिली। वो लाश रागिनी की ही थी। सब लोगों ने उस लाश को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया और रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिली। और राजीव और निशा अपने परिवार के साथ इस हवेली को छोड़कर बहुत दूर चले गए। आज भी शानगढ़ में वो हवेली खाली पड़ी है और गांव वालों का कहना है कि अक्सर उनको रात में ऊपर वाले कमरे की लाइट जली हुई दिखती है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती पास जाने की। कहते हैं जब किसी की आवाज़ दबा दी जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ कुछ समय के लिए खामोश होती है। जैसे उसे एक भी चूक मिलती है तो वो दुगनी ताकत से वापस आ जाती है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी।
आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी इस तरह कोई किस्सा है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे भेज सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।